अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में भलीकार मां या जो मेज़बान निशफाक अहमद। नाज़रीन, ग्लोबल रिव्यू में पाण आलमी वाक़िअनि जे हवाले सां डिस्कस कंदा आहियूं ऐं आलमी मंज़रनामे ते जेके भी अहम इशूज़ हूंदा आहिनि कोशिश कंदा आहियूं त उन्हनि खे डिस्कस कयूं। अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हाईंदासीं तुर्की जी इलेक्शन जे हवाले सां, जंहिंमें हिकु भेरो ॿीहर रजब तय्यब उर्दगान जेको आहे उहो सदारती इलेक्शन में कामयाब थी वियो आहे ऐं 52% खां वधीक जेको आहे हू वोट खणी ऐं जेको तुर्की जो सदर थी वियो आहे। थियो ईअं त इलेक्शन में जे पहिरें मरहले में कंहिं बि उम्मीदवार खे 50% खां वधीक वोट हासिल न थिया। तंहिंखां पोइ रन ऑफ जेको मरहलो हुयो उन में उहा इलेक्शन हली वई ऐं उन खां पोइ रजब तय्यब उर्दवान जेको आहे उहो सदारती उम्मीदवार तौरु कामयाब थियो ऐं सदारती उम्मीदवार जे कामयाबी खां पोइ उनजे जेके अपोज़िट उम्मीदवार हुया उन्हनि पारां सख़्तु जेका आहे धांधली जा इल्ज़ाम पिणु हया विया आहिनि। रजब तय्यब उर्दवान जी कामयाबी खां पोइ तुर्किया कहिड़ी सूरत हाल इख़्तियार कंदो ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान ऐं पूरी दुनिया ते इन हवाले सां कहिड़ियूं तब्दीलियूं थी सघनि थियूं, पाण इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। मोहतरमा समीना आबिद साहिबा असां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण एक्सपर्ट आहिनि इंटरनेशनल अफेयर्स जा। समीना आबिद साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि रजब तय्यब उर्दवान की कामयाबी से आप क्या समझती हैं कि आलमी लेवल पर उनका जो इमेज बन चुका है, एक तरफ तो बहुत सारे मद्दा, बहुत सारे उनकी तारीफ करने वाले, उनकी सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, दूसरी तरफ उन पर यह इल्ज़ाम भी आयद होता है कि वो बहुत सख्त गिर साबित हुए हैं और अपने अपोजिशन जो लीडर हैं उनको और मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं उन पर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की गई हैं। क्या कहिएगा इस हवाले से? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो टर्की के जो इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस का जो नताइज अभी सामने आए हैं, इसमें अपोजिशन पार्टीज तो जिस मुल्क में भी होती हैं आप देखेंगे वहाँ पे क्रिटिसिज्म तो करती हैं कि जो भी हुकूमत होती है उस पर क्रिटिसिज्म होता है। टर्की का अगर स्पेसिफिकली देखें तो वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स्ट चल रही है पिछले कई साल से, जिसकी वजह से एर्दोगान की हुकूमत पे क्रिटिसिज्म होता है। इन्फ्लेशन रेट उनका देख लें 40% से ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा है। इसी तरह उनकी करेंसी जो है वो भी काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरह के हालात में एक गवर्नमेंट जब दोबारा एक पर्सनैलिटी इस तरह की जीत के आती है तो डेफिनेटली उनकी उनकी स्टेट में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो जीत के आ रहे हैं। इनके जो ओपोनेंट थे अभी जिन्होंने 40% से ज़्यादा वोट लिए हैं, जिन्होंने इनको टफ टाइम दिया है, कमाल कलिच दारोलू जिनका नाम है, वो उनके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं एर्दोगान के साथ, वो आप देखेंगे कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो क्रिटिसाइज क्या करते हैं कि ये जो पैन इस्लामिस्ट अप्रोच है एर्दोगान की उसको क्रिटिसाइज करें और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसके साथ रिलेट करें कि इनकी जो ये पॉलिसीज हैं ये टर्की को इंटरनेशनली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम में ला रही है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस अप्रोच अभी आप देख रहे हैं कि एर्दोगान इज अगेन सक्सेसफुल इन हिज क्वेस्ट फॉर इलेक्शन। तो जो स्ट्रेंथ उन्होंने थ्रू आउट द ईयर 20 ईयर्स इन्होंने रूल किया है टर्की में, तो जो स्ट्रेंथ उन्होंने अपनी सोसाइटी में एक बिल्ड कर ली है उसको रिवर्ट करना इतना इजी नहीं होगा इनके जो भी ओपोनेंट्स आते हैं उनके लिए। तो अभी भी चैलेंजेस तो एर्दोगान की गवर्नमेंट को हैं, लेकिन पिछले 2 टर्म्स एज अ प्रेसिडेंट जो उन्होंने गुजारी हैं या उससे पहले वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उनकी खिदमात हैं टर्की के लिए, तो वो जाहिर बात है उनकी आवाम भी इतनी जल्दी नेगलेक्ट नहीं कर सकती। अभी रिसेंट जो अर्थक्वेक आया था टर्की में फरवरी में, 50,000 से ज्यादा इनके लोगों की अमवात हो गई। 13 प्रोविंसेस थे जो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई। अभी अगर आप इलेक्शन रिजल्ट जो आए हैं उन एरियाज में उनका एनालिसिस करें तो 10 आउट ऑफ 13 प्रोविंसेस में अभी भी एर्दोगान जो है वो विनर डिक्लेयर हुए हैं। तो जो वहाँ के लोगों का ट्रस्ट है उन पर वो अभी भी कम नहीं हो सका, आप देख सकते हैं। सेकेंडली जो उनकी फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच है वो पैन इस्लामिस्ट अप्रोच के साथ साथ एक कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। टर्की आपको पता होगा नेटो का मेंबर भी है, लेकिन नेटो का मेंबर होने के बावजूद वो रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने बहाल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यूक्रेन पे भी अपना एक इंडिपेंडेंट स्टांस लिया। इसी तरह जो बाकी फिनलैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो ट्राई कर रहे हैं नेटो में एंटर होने के लिए,
ان کو بھی جو ٹرکی ہے وہ اٹ از ٹرائنگ انف کہ اس کو ریزسٹ کریں. تو ان حالات میں ویسٹ کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی اتنے کارڈیل ریلیشنز نہیں ہیں ٹرکی کے, لیکن جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے, جو انٹرنلی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں ٹرکی کے لیے, ان کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا سمینہ عابد صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ویسٹ کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا اس الیکشن میں کہ رجب طیب اردوان کو ہرایا جائے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی ہوگی اور وہ ناکام رہی ہے اور طیب اردوان ایک بار پھر اس کے باوجود بھی کامیاب ہوئے ہیں؟ کنٹریز ہیں نا, ان میں آپ دیکھیں گے ڈیموکریٹیکلی کافی اوپوننٹس ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ ہار جائیں, لیکن جب سسٹم جو ہے وہ بہتر طریقے سے بلڈ ہوا ہو یا انٹرونشنز نہ ہوں تو الٹیمیٹلی جو عوام کی ول ہے آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ناٹ ٹو ساؤنڈ ٹو پرو اردوغان, لیکن ان کے اگینسٹ جو بھی ایکٹیویٹیز پہلے ہوتی رہی ہیں 2016 کے ملٹری کو کے اٹیمپٹ سے لے کے باقی جو ان کے اوپوننٹس ہیں ان کی فورن کنٹریز کے ساتھ لنکس اسٹیبلش کر کے ان کو یہاں پہ انڈرمائن کرنے کی, لیکن اس سب کے باوجود جو ایٹ دا فیس آف اٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وداؤٹ ول آف پیپل, وداؤٹ ٹرسٹ آف پیپل ان دا لیڈر, آپ جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں یا جن کا الیکٹورل سسٹم بہتر بلڈ ہے وہاں پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بھی باہر سے لیڈر لا کے آپ ان پہ امپوز کر دیں. ہو سکتا ہے مطلب ابھی جو ان کے اوپوننٹ ہیں انہوں نے بھی 48% از اے گریٹ پرسنٹیج آف ووٹ جو انہوں نے اچیو کیا ان کے اگینسٹ, ان کی پالیسیز کے اگینسٹ. ٹف ٹائم انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کو دیا ہے. اٹ ریفلیکٹس کہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اردوغان کی پالیسیز سے ڈیفینیٹلی ایگری نہیں کرتی. کافی ایشوز ہیں, فار ایگزامپل جو ان کے اکنامک ایشوز چل رہے ہیں, انفلیشن ہے, ہاؤسنگ کے ان کے ایشوز ہیں, اس سے کافی لوگ ہیں ڈسٹربڈ ہیں, ریزنٹمنٹ بھی ہے. لیکن اوور آل جو آپ کو ریزلٹ نظر آتا ہے وہ ابھی بھی اردوغان کی فیور میں, جو نیشنل نیریٹو ہے وہ بھی اسی کے فیور میں نظر آتا ہے. سمینہ عابد صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ ہم اگر ہارنے والی جماعتیں اور رجب طیب اردوغان کا جو ہے وہ ریشو دیکھے ووٹرز کا تو اس میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے جو اپوننٹ پارٹی ہیں, ظاہر ہے وہ اتحاد ہے 4-5 جماعتوں کا, وہ مل کر رجب طیب اردوغان کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو یہ اتنا کم ڈفرنس کیا ثابت کرتا ہے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ان کے بھی بہت زیادہ سپورٹر ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یا اتنی تگڑی پارٹی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ رجب طیب اردوان کامیاب ہوئے ہیں؟ جی بالکل, میں نے ابھی یہی بات کی ہے کہ 48% ووٹ ریشو جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ہے اردوغان کی. اٹ از ویری کلوز ٹو 50%. تو مطلب ٹف کمپٹیشن دیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی. اس کے مین ریزنز بھی ابھی میں نے آپ کو لسٹ ڈاؤن کرائے کہ اکنامک ایشوز جو انٹرنلی ٹرکی کے چل رہے ہیں یا ارتھکویک کے بعد جو وہاں پہ لوگوں کی سچویشن ہے, تو اس میں کافی اپوزیشن بھی فیس کرنی پڑتی ہے اردوغان کو. تو وہ جو سچویشن ہے اس کو آپ بلیم تو نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن جو ہے وہ غلط ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی ایشوز تو اکنامک ایشوز ابھی ٹرکی جو فیس کر رہا ہے وہ انٹرنیشنلی لیول پہ ریکگنائزڈ ہیں کہ انفلیشن ریٹ جو ان کا جا رہا ہے یا ڈالر کے اگینسٹ ان کے ایشوز چل رہے ہیں, تو وہ ایشوز ایگزسٹنٹ ہیں. انہیں ایشوز کی بیسس پہ ان کی اپوزیشن کو اتنے ووٹ گئے ہیں, تو اس میں ریگنگ کا یا کوشش کر کے اردوغان کو پاور سے باہر نکالنے کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں کہہ سکتے ہم. ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں یا اس طرح کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ فیئر الیکشن ہوتی ہیں وہاں پہ ہر بندے انڈیویجول کو آزادی ہوتی ہے, وہ جس پارٹی کی فیور میں یا اگر کسی کی پالیسیز کے اگینسٹ ہے تو دے کین فریلی آپٹ فار دیئر چوائس. جس لیڈر کی طرف وہ ٹلٹ ہے ان کا, اس کو ووٹ دے سکتے ہیں فریلی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ رجب طیب اردوان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی نظر میں انٹرنلی ترکی کے اندر اور انٹرنیشنلی سب سے بڑے مسائل کیا ہو سکتے ہیں آنے والے 5 سالوں کے لیے؟ جی انٹرنلی تو ابھی جس طرح میں نے بات کی کہ جو اکنامک ایشوز ہیں ان کے ہاؤسنگ کے پرابلمس چل رہے ہیں یا امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, کاسٹ آف لیونگ کرائسس جو ہم کہتے ہیں ٹرکی کا,
जो चैलेंजिंग होता जा रहा है। सेकेंडली ये जो रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स है स्पेशली सीरिया से, ये जो मेन चैलेंजेस इनको लोकली फेस करने पड़ रहे हैं वो इन इश्यूज की वजह से हैं। इंटरनेशनली फिर फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि एक तरफ तो टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो, दूसरी तरफ वो रशिया के साथ रिलेशन बेहतर बना रहे हैं, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी वे भी ब्लॉक कर रहे हैं नेटो में आने के लिए। एक उनकी इस्लामिस्ट जो अप्रोच है इंटरनेशनली, वो भी कहीं कहीं वेस्टर्न पावर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हुई हमें नजर आएगी। इसके बावजूद यही अप्रोच जो है ये एर्दोगान की पहले भी थी, पिछले जो दो इन्होंने अदवार गुजारे हैं अपने एज अ प्रेसिडेंट और उससे पहले एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनकी जो पर्सनैलिटी एज एन इस्लामिस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही है, या एज ए नेशनलिस्ट लीडर ऑफ टर्की, एज एन ऑथोरिटेरियन लीडर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, ये जो कि उनके क्रिटिक्स भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा ऑपोजिशन को सप्रेस किया है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद स्टिल ही हैज मैनेज टू विन दिस इलेक्शन, तो वो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सक्सेस है एर्दोगान की। चैलेंजेस तो इंटरनेशनली भी आप देखें तो काफ़ी कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमीज इस टाइम सफ़र कर रही हैं, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस या जो बाहर के आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं वो तो हर कंट्री फेस करता है। इट डिपेंड्स ऑन द लीडर और इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री कि वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे आगे लेके जाते हैं। अच्छा समीना आबिद साहबा, ये भी फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, कुछ जो तज्ज़िया निगार हैं उनका ये भी कहना है कि तुर्की के लोगों ने अपने आप के लिए रजब तय्यिप एर्दोगान को इलेक्ट करके अपने लिए बादशाहत मुंतखब की है। क्या आप समझती हैं कि इतने अरसे तक पावर में रहना, वो लीडर जो डेमोक्रेटिक होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बादशाहत वाले जो एलिमेंट हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं? जिस तरह आलमी मीडिया में जो है ये खबरें भी आ रही हैं और ख़ुद वहाँ के लोग भी कहते हैं कि उनके जो भी अपोनेंट हैं वो चाहे सियासी लोग हों या जर्नलिस्ट हों, उनको सप्रेस किया जाता है। तो ये वो सोच नहीं है जो बादशाहत में होती है। जी बिल्कुल, मैंने अभी ये बात कही थी कि 20 साल का अरसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंसिडर किया जाता है। उसकी एक स्पेसिफिक मेंटालिटी स्टैब्लिश हो चुकी है इस टाइम एर्दोगान और उनकी पार्टी में। ऑथोरिटेरियन रूल का लेबल उन पे एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगा रही हैं, इंटरनली भी उनको इसी वजह से क्रिटिसिज्म का सामना है। लेकिन क्योंकि वो एक सिस्टम के थ्रू रही हैं, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं कर रही, वो इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, वोट के थ्रू आ रहे हैं, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप अथॉरिटेरियन उनको कह नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी पॉलिसीज देखें या उनकी जो वे ऑफ गवर्नेंस है या जिस तरह वो अपनी ओपोजिशन को ट्रीट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो अथॉरिटेरियन या वो बादशाहत वाला माइंडसेट कहीं कहीं हमें नजर आता है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जिस तरह अभी इनका जो नेशनल मीडिया चैनल है TRT, उस पे अभी ड्यूरिंग इलेक्शन आपने देखा होगा कि इनकी पार्टी को जो AKP है इनको ज्यादा कवरेज दी गई है। उसमें अराउंड किसी सर्वे में बताया गया कि अराउंड 70 to 80% कवरेज जो है वो इनकी इलेक्शन कैंपेन को दी गई है। उसके कंपैरिजन में जब इनके ओपोनेंट्स को देखेंगे जो कमाल की पार्टी थी, उनको 20% तक कवरेज दी गई है। तो जो नेशनल मीडिया है वो एक इनकी जो नैरेटिव है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और बाकी आप देखेंगे जो इनके अगेंस्ट के जो ओपोनेंट पॉलिटिक्स में भी थे, एकेडेमिया में थे, जर्नलिस्ट थे, इवन इनकी मिलिट्री में थे, उनको 2016 के बाद जिस तरह सप्रेस किया गया या बिल्कुल जिस तरह कॉर्नर किया गया है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप मैच करना चाहें तो वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स के ही हैं। लेकिन अब उसको ये लोग भी जस्टिफाई करते हैं, AKP जो पार्टी है वो जस्टिफाई करती है कि उससे पहले जो हिस्ट्री में होता रहा टर्की में मल्टीपल मिलिट्री कूज भी होते रहे, उसके फिर सोसाइटी पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आता रहा। तो एटलीस्ट ये जो इन्होंने प्रोलॉन्ग्ड इनकी अथॉरिटेरियन रूल भी बेशक अगर कह देती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो है, आप उसको एक प्रोसेस के थ्रू तो लेके आए हैं। अगर प्रोसेस के थ्रू ना लेके आते तो फिर यू कैन से कि आपने एक बादशाहत इस्टेब्लिश कर ली है, या आप एक जो ऑटोमन
टाइप जिस तरह वो सुल्तान के साथ जो जिस तरह ये अपने आप को रिलेट करते हैं, एग्जैक्टली आप उसके साथ इसको बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते इस टाइम, क्योंकि जो सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट आती है, ऑपोजिशन तो डेफिनेटली क्वेश्चन उठाती है, लेकिन जो सिस्टम है आप उस पर तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। अगर आप सिस्टम पे क्वेश्चन करेंगे कि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं हो के आ रहे, तो आप जो बेसिस है आपके पॉलिटिकल सिस्टम की उसको ही नहीं मान रहे, तो फिर आप स्टेट को फर्दर कैसे चलने देंगे। अच्छा समीना आबिद साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम बात करें टर्की की पाकिस्तान के रिलेशन के साथ, तो आप समझती हैं कि टर्की में कोई भी हुक्मरान हो उसका पाकिस्तान के इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं उनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता, वो रिलेशन अपने वैसे ही रखते हैं, या आप समझते हैं कि दोनों तरफ से अगर क़यादत तब्दील होती है तो रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है? अच्छा, टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन अगर आप देखें ना तो हमेशा कॉर्डियल रही हैं। एज सच कोई मेजर चैलेंजेस टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन में हमने कभी नहीं देखे। टर्की ने हमेशा हमारा जो मेन इंटरनेशनल इशू है कश्मीर इशूज में हमारा स्टांस हमेशा सपोर्ट किया है। इसी तरह टर्की का नॉर्दर्न साइप्रस का इशू है ग्रीस के साथ, पाकिस्तान उसमें सपोर्ट करता है। बाकी इकोनॉमिकली भी जितना लिमिटेड ट्रेड रिलेशन हैं दोनों कंट्रीज के, तो वो हमेशा प्रोग्रेसिव रही हैं। तो टर्की में जो भी गवर्नमेंट आती है या पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है उसमें हमने ऐसा कभी रिलेशंस को खराब होते हुए नहीं देखा। हमेशा बेहतरी की हमें ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है अगर इसमें ट्रेड जो है वो उसको फर्दर इंक्रीज किया जाए, या बाकी एक्सचेंज प्रोग्राम्स या कल्चरल जो इनके लिंक्स हैं उनको फर्दर इस्टेब्लिश किया जाए, तो पाकिस्तान और टर्की के ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, अभी अर्थक्वेक जो आया था उसमें पाकिस्तान ने अपने खराब माली हालात होने के बावजूद टर्की की तरफ अपने डॉक्टर्स भी रवाना किए, माली इमदाद भी भेजी। तो इस तरह के जो सिग्नल्स आप देखते हैं इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में, सिंबॉलिक जो एक इनका रिलेशनशिप है वो हमेशा से बेहतर रहा है बाकी इस्लामी ममालिक के मुकाबले में। अच्छा समीना आप साहबा, ये फरमाइएगा कि इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद एक दूसरे से फ़ायदा जो लेना होता है इकोनॉमिकली, वो मेरे ख्याल से नहीं ले पाए, तो आप क्या समझती हैं कि इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर क्यों नहीं किया गया और कैसे किया जा सकता है? जी, इकोनॉमिकली हालात बेहतर करने के लिए दोनों ममालिक में स्टेबिलिटी का होना और कंसिस्टेंट पॉलिसी का होना ज़रूरी है। अब टर्की में तो आप देख रहे हैं कि 20 साल से एक ही शख्सियत हुकूमत में है या एक ही उनकी पॉलिसीज हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी है। उनके इंटरनल चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल इश्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी उनकी पॉलिसीज में आप देखेंगे। दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, कंटिन्यूस चेंजेस इन गवर्नमेंट, कंटिन्यूस चेंजेस इन पॉलिसीज और कंटिन्यूस चेंजेस इन अप्रोचेस। मतलब एक गवर्नमेंट एक अप्रोच अगर अडॉप्ट करती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट बजाय इसके कि वो अगर मुल्क के लिए बेहतर है उसको कंटिन्यू करे, वो पार्टी को अंडरमाइन करने के लिए उस प्रोसेस को रिवर्स कर देती है। फिर कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो फिर पिछली पार्टी को अंडरमाइन करने के लिए उनकी पॉलिसीज को रिवर्स करना स्टार्ट कर देती है। जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमें कहीं पे नजर नहीं आता। स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और जो नेशनल इंटरेस्ट वो जो कोर पे आप रखती हैं, वो अगर हम पाकिस्तान की साइड पे भी स्टैब्लिश कर लें तो दोनों ममालिक का फायदा हो सकता है ट्रेड के थ्रू, और बाकी उनके जो रिलेशन हैं वो फर्दर स्ट्रेंथन हो सकते हैं। समीना आबिद साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, समीना आबिद साहबा सां गॾु मौजूद हुयूं, पाण एक्सपर्ट आहिनि इंटरनेशनल अफेयर्स जी। तुर्की में जेका इलेक्शन थिया है उन ते पाण डिस्कस पे कयोसीं। तुर्किया में हिन भेरे जेका इलेक्शन थिया है उहा कंहिं बि उम्मीदवार के वाज़े अक्सरियत जेका है उहा न मिलण जे करे ॿिए मरहले यानी रन ऑफ वारे मरहले में वई, जंहिंखां पोइ रजब तैयब उर्दगान जेको आहे उहो कामयाब थियो आहे ऐं 52% जेको आहे वोट वठी हू कामयाब थियो आहे। तंहिंखां पोइ हिन वक़्तु जेके रजब तैयब उर्दगान खे चैलेंजिस आहिनि इंटरनली ऐं इंटरनेशनली, जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त इंटरनली तुर्की में जेके रजब तैयब उर्दगान जी हुकूमत खे चैलेंजिस हूंदा उहे हिकु त इकोनॉमिक जेका कंडीशन आहे जेका पूरी दुनिया हिन वक़्तु फेस करे पई, वर्स्ट कंडीशन आहिनि इकोनॉमिकली, ऐं उनखां अलावा जेको फेब में ज़लज़लो आयो हो जंहिंमें तक़रीबन कोई 50,000 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि उहे उन में फ़ौत थिया हुया।
उन इलाक़नि जी जेका आहे ॿीहर बहाली रजब तय्यब उर्दगान जे लाइ हिकु वॾो मसइलो या चैलेंज थी सघे थी। उनखां अलावा रेफ्यूज़ीज़ जो मसइलो जेको आहे उहो बि हिकु अहम मसइलो आहे तुर्की जे लाइ, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा जेके माण्हू आहिनि उहे तुर्की में रेफ्यूजीज़ जे तौर ते उते रहियल आहिनि। इहो वॾो मसइलो आहे। उनखां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे तुर्की जी इंटरनेशनली किरदार जी, त हू नेटो जो जेको आहे मेंबर बि आहे। उन सां गॾोगॾु रशिया ऐं यूक्रेन वारी जंग में उनजो वाज़े मौक़िफ़ बि रहियो आहे। उनखां अलावा सऊदी जेके अरब मुल्क आहिनि ख़ासि तौर ते उन्हनि सां तुर्की जा जेके लाॻापा आहिनि उहे बि काफ़ी बहितर आहिनि। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जा जेके लाॻापा उहे पाकिस्तान ऐं तुर्की जा ॿाहिरनि वारा लाॻापा हुजण बावजूदि ॿिन्ही मुल्कनि हिक ॿिए खां उहो फ़ाइदो इकोनॉमिकली न वठी सघिया आहिनि। पाकिस्तान ऐं तुर्की जा जेके रिलेशन्स आहिनि उहे लिमिटेड असांखे नज़र ईंदा आहिनि। हिक ॿिए जे मुख़्तलिफ़ जेके मुश्किल वक़्तनि में मदद त कई वेंदी आहे, पर इकोनॉमिकली हिक ॿिए सां जेके आहिनि उहे तालुक़ात वधीक बहितर थी सघनि था, जेके न अञा ताईं न थिया आहिनि। उनजी हिकु वजह हिकु रीज़न इहो बि थी सघे थो त पाकिस्तान में जेको पॉलिसी जेका आहे उहा उन में कंटिन्यूटी न हुजण बि हिकु अहम रीज़न आहे। पाकिस्तान में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मुख़्तलिफ़ जेके वज़ीर आज़म मुख़्तलिफ़ जेके हुक्मरान हिते हुकूमत कंदा रहिया आहिनि उहे गुज़िरियल जेका हुकूमत हूंदी आहे उन्हनि जी पॉलिसियुनि खे ख़तमु करे का नई पॉलिसी जेका आहे पंहिंजी पॉलिसी आणण जी कोशिशि कंदा आहिनि। इन जे करे बि रिलेशन में का एतिरी ख़ासि बहितरी न अची सघी आहे। त इहे शयूं जेके आहिनि उन्हनि में बहितरी आणण जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान हिन वक़्तु इकोनॉमिकली जेको आहे ख़राब कंडीशन्स आहिनि पाकिस्तान में। तुर्की बि जेको आहे उहो इकोनॉमिकली मुश्किलातुनि जो शिकार आहे। त इहे ॿई मुल्क जेके आहिनि बहितर लाॻापा पाण में करे ऐं जेको इकोनॉमिकली हिक ॿिए खां फ़ाइदो हासिल करे सघनि था। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफ़ाक़ अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।